किसान भाइयों, ये जय घोष है हमारे देश की उन्नति का, हमारे किसानों की उन्नति का। किसान भाइयों, आज हमें पुरा संपदा और ऐतिहासिकता से भरपूर जिला दतिया के गांव खरग में चौपाल पंचायत आयोजित की गई है। उसमें हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र दतिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर अवधेश सिंह जी। उनका कार्यक्रम में स्वागत है। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र दतिया से ही वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। इसके बाद हैं डॉक्टर एस.के. सिंह जी, आप भी कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। उनके साथ ही हैं डॉक्टर रूपेश कुमार जी जैन, आप वैज्ञानिक हैं पशुपालन के, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। इसके साथ ही किसान भाइयों, खरग ग्राम पंचायत के जो उन्नतशील किसान हैं, सफल किसान हैं, वो इस चौपाल कार्यक्रम में आए हैं। उनका मैं परिचय आपसे बाद में कराऊंगा, पर सबसे पहले मैं डॉक्टर अवधेश सिंह जी से कहना चाहूँगा कि वो जानकारी दें। मैं डॉक्टर अवधेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र दतिया में पदस्थ हूँ, वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर। खेती जो किसान भाई हमारे करते हैं वो किस लिए करते हैं? लाभ कमाने के लिए। अब लाभ कैसे कमाया जा सकता है कि उसके 3 बातें हैं। नंबर 1, या तो मेरी पैदावार बढ़े। नंबर 2, जो हम लागत लगा रहे हैं वो कम हो जाए। नंबर 3, यदि हम उसको बाज़ार में बेचने जा रहे हैं और उसकी कीमत अच्छी मिल जाती है तो हम लाभ में जाएंगे। अब लागत हम कैसे कम कर सकते हैं, ये किसान भाई सभी जानते हैं कि यदि हम गर्मियों में ग्रीष्मकालीन जुताई कर देते हैं, जो कि पहले किया करते थे, हर 3 साल में एक बार कम से कम ग्रीष्मकालीन जुताई कर देते हैं। अगर वो ग्रीष्मकालीन जुताई कर देते हैं तो कितनी बचत होती है जा कर के रबी में, एक खरीफ में जो पहली फसल आप बोएंगे, खरपतवार कम होंगे, आपका लेबर कम लगेगा, आपकी पैदावार ज़्यादा होगी, कीड़े बीमारियां जो कीटों अंडाण वगैरह हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, बीज के लिए हर एक किसान दौड़ रहा है और बीज 3,000, 3,200, 3,500, 4,000, 4,500 रुपये का ला रहा है। ये कहीं बीज बाहर नहीं उगता है, ये खेतों में ही तैयार होता है। तो अगर किसान भाई अगर स्वयं का बीज तैयार कर ले तो निश्चित रूप से 1,000 रुपये से 1,500, 1,200 पर हेक्टेयर जो पर कुंटल जो लागत है वो बचा सकता है। और अपना बीज है तो उसमें विश्वास ज़्यादा रहता है। अपना बीज है, कहीं दौड़ना नहीं है, पता है कि मेरे पास घर में रखा है, पिछली साल इसने इतनी पैदावार दी थी इसलिए अगली साल भी उतनी देगा। तीसरी बात है, जो खाद डालता है, या तो डीएपी डालता है या तो यूरिया ज़्यादा छिड़कता है, मतलब बैलेंस ना तो टेस्ट कराता है। कम से कम किसान भाइयों को मिट्टी की जांच कराने के बाद खाद का उपयोग करना चाहिए। अगर ये नहीं कर पाया है तो जो वैज्ञानिकों ने अनुशंसा की है उसके अनुसार खाद का उपयोग करें, क्योंकि ज़मीन में हमारी भूमि में 16 तत्व उपलब्ध हैं, लेकिन असंतुलित मात्रा में खाद डालने से जो ज़मीन में तत्व उपलब्ध हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं। तीसरी बात सबसे बड़ी है कि लागत बचाने की या प्रॉफिट कमाने की, बुआई के समय की बात है। बीज जो है, कोई भी किसान भाई जो रिकमेंडेशन है वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसा है उससे ज़्यादा ही डाल रहा है। उसका कारण, एक तो बीज का परीक्षण नहीं कराया कि हमारा बीज कितना अंकुरित हो रहा है। अगर अंकुरण जब नहीं पता है तो उसके चक्कर में क्या करता है किसान भाई, बीज बढ़ाता जाता है। दूसरा, छिटकवा भी कुछ किसान भाई ये छिटकवा बीज से बो रहे हैं। अब छिटकवा से बोएंगे तो बीज तो ज़्यादा लगेगा ही, कुछ अंकुरण होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ चिड़ियाँ चुग जाती हैं, तो इस वजह से बीज बढ़ा देता है। तो इसमें कुछ लागत लगती है, पैसा लगता है ना। जब कीट नियंत्रण की बात आती है तो किसान, पता लगा कि 2-3 दवाइयाँ जा करके वैज्ञानिकों की सलाह पे जो अनुशंसा है उसके अनुसार न करके, और जो दुकानदार बेच रहे हैं वो 2-3 तरीके की दवाइयाँ दे देते हैं। अब फिर किसान ले आता है, उसको मिला लेता है, क्योंकि उसको आसानी रहती है कि एक ही बार में सब दवाइयाँ एक ही बार में छिड़क दें। उससे क्या होता है, अभी कुछ किसान भाई आए ऑफिस में, केंद्र में, कहते हैं बाली काली पड़ गई धान की। अब उसका रीज़न, या तो उसने ओवर डोज दिया है या उसने दवा मिला करके बोया है जिसकी वजह से उसकी बालियाँ काली पड़ रही हैं। या तीसरी बात हो सकती है कि इनका ज्ञान होगा तो किसान भाई लागत कम कर लेगा। चौथी बात, ये कहा जाता है आर्थिक छत स्तर पर दवाई का छिड़काव करें।
पता लगा किसान बगल वाला अगर उसके खेत में अगर कोई दिक्कत है, वो दवाई छिड़क रहा है, तो उसके बगल जो जिसका खेत है वो तुरंत कहता कि मेरे बगल वाला छिड़क रहा है, भले उसके में प्रॉब्लम ना हो, वो आकर के लागत बढ़ा देता है, आकर के दवाई छिड़केगा और उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंचाई के समय में मैंने कई किसानों को देखा कि भाई पहली सिंचाई 21 दिन में करनी चाहिए, लेकिन उसने देखा कि मेरे पास पानी की व्यवस्था कम है तो 15-16 दिन में पहली सिंचाई कर दिया। लगाते कि नहीं लगाते, और बहुत जल्दी, जबकि उससे क्या होता है, हमारी पैदावार भी प्रभावित होती और हमारी लागत भी बढ़ रही है। तो इन लागतों को रोकने के लिए अभी एक अध्ययन हुआ, MSc का लड़का था, डबरा क्षेत्र में धान का अध्ययन करने गया। उसने क्या निकाला है कि जो बड़े किसान हैं उनकी लागत कम आती है, जो सबसे छोटा किसान है उसकी लागत ज़्यादा आई है। तो पूछा क्या कारण क्या है, उसका कारण ये निकल के आया कि यदि हम खेती में कृषि यंत्रों का, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करेंगे तो हमारी लागत, क्योंकि जो बड़े किसान थे वो कृषि यंत्रों का उपयोग कर रहे हैं तो उनकी लागत कम आ रही, 32,000 पर हेक्टेयर आई धान में, और जो छोटा किसान है उसकी 37,000 आ रही है। तो इन चीज़ों का किसान भाइयों अगर ध्यान रखते हैं तो लागत भी कम करनी है, पैदावार भी आपको ज़्यादा लेनी है, और तीसरी बात है कि सरकार हमारी देख रही है कि मिनिमम सपोर्ट हर साल बढ़ा रही है। इस साल चने की स्थिति क्या आई कि रेट था 5450 और मंडी में रेट गया 6,000 रुपये, तो फायदा हुआ ना किसानों का। तो इसी तरीके से अगर कीमत भी हमें अच्छी मिलती है तो किसान हमेशा फ़ायदे में रहेगा और खेती को लाभ का धंधा बना सकता है। मैं यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। किसान भाइयों, खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए सरकार भी सतत प्रयासरत है और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये सतत प्रयासरत हैं कि हमारे किसान भाइयों तक उन्नत कृषि यंत्रों की जानकारी पहुँचे, अच्छे बीजों की जानकारी पहुँचे और समय समय पर जानकारी मार्गदर्शन भी हमारे जो वैज्ञानिक है गांव में जाकर, किसानों के बीच जाकर, जैसा कि आप देख रहे हैं आज की चौपाल कार्यक्रम में हमारे जो वैज्ञानिक है किसानों को जानकारी दे रहे हैं। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, कम लागत भी होगी। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद साहब। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कृषि विज्ञान केंद्र दतिया पर कार्यरत हूँ। ये जो खरक गांव हमारा है, आप सभी जानते हैं, ये बुंदेलखंड जोन में आता है और बुंदेलखंड जोन से पूरे भारत में एक आशा निकाला जाता है कि कम पानी, और कम पानी का मतलब खेती में कहीं ना कहीं असुविधा, क्योंकि पानी है तो खेती है और पानी नहीं है तो खेती में कहीं ना कहीं समस्या आएगी और फसल का उत्पादन कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत हद तक प्रभावित होता है। 2011 से हम इस गांव में कृषि विज्ञान केंद्र का आना शुरू हुआ और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कीड़ा हैदराबाद के सहयोग से यहाँ पे एक योजना चलाई गई, नीकरा, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। यानी कि जो वो एरिया को चयन करना था जहाँ पे पास में कोई नहर ना हो या पानी की कोई अच्छी व्यवस्था ना हो, तो उसके लिए ये गांव खरक हमने चयन किया और 2011 है और आज सभी लोग किसान भाई भी देख रहे हैं और आप लोग भी सब लोग उपस्थित हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री भी है, फार्म पॉन्ड भी है, पानी की जो एक समस्या नहीं है। हम लोगों ने शुरुआती स्तर पे यहाँ पे देखा कि किसान को प्रेरित किया कि जो वर्षा जल जो भी बहता है निकल जाता नालियों के माध्यम से, उसको कहीं ना कहीं उसको संचित करें, और ये संचित फार्म पॉन्ड के रूप में हो सकता है। जो चेक डैम थे, हमने यहाँ के सरपंच महोदय से भी काफ़ी निवेदन किया और उन्होंने बढ़ चढ़ करके बड़ा भाग लिया। जिला पंचायत सहयोग से यहाँ पे चेक डैम का स्थापना हुई। कम से कम 2011 से लेकर आज तक यहाँ पे 11 चेक डैम बनाए गए। इसके अलावा पर्कोलेशन टैंक, जो कि यहाँ की जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी जल संरक्षण का कार्य किया गया। यहाँ पर करीब करीब 15 ये पॉन्ड बनाए गए पहाड़ियों पे, जिसका सीधा प्रभाव जहाँ की खेती रूप में जल मिल रहा है, वहीं पीने के लिए पानी मिल रहा है। शुरू में हम लोग आके देखते थे कि यहाँ के जो कुएं थे वो गर्मियों के दिनों में, खास तौर से अप्रैल का महीना ख़त्म होते होते मई जून में काफ़ी इनका जल नीचे चला जाता था। ये वर्षा जल संरक्षण का ये चेक डैम जो बनाए, पानी रुका, फार्म पॉन्ड बनाए या कम्युनिटी पॉन्ड बने, इससे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि ये जो पीने का पानी जो पहले हमारे किसान भाइयों को कम उपलब्ध होता था, वो चेक डैम, वो जो हमारा कुओं का स्तर था जल का, वो काफ़ी हद तक सुधर गया, पानी ऊपर आया।
आज देखा जाए ये गांव जो पास में झांसी है और दतिया है, यहाँ से 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर दूर झांसी है। हमारे किसान यहाँ पे जुलाई से सब्जी जो गोभी हमको अक्टूबर नवंबर में होती थी, वो गोभी यहाँ पे अग्रिम फसल करके और वो गोभी आज मार्केट में ले जा रहे हैं और दुगने से तिगना फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और देखा जाए दूध की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे दूध का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, यहाँ पे काफ़ी काम दूध का होता है और यहाँ का किसान दूध पे भी काफ़ी हद तक निर्भर है। तो यहाँ पे बरसीम, ओट और जई की काफ़ी हद तक खेती के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया। आज हमारा दूध का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। देखा जाए तो ये झांसी में या दतिया में हमारे गांव का जो काफ़ी बड़ा भाग जो दूध है उससे जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं हमारे किसान को आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ हुआ है। अब हमारा दूध भी जो अधिक हो रहा है, इसके लिए हमारे गांव में शुरुआत में हमारे रमाकांत यादव जी ने यहाँ पे काम चालू किया पनीर का। देखते देखते 4-5 किसानों ने यहाँ पे काम चालू कर दिया पनीर का। आज झांसी में खरक गांव एक विशेष स्थान रखता है पनीर। अगर कहा जाए कि खरक गांव का पनीर है तो सबसे पहले हाथों हाथ खरीद लिया जाता है और उसका अच्छी कीमत मिलती है। यहाँ के लोग बड़े लगनशील थे, बड़े मेहनत थे। और सबसे बड़ा एक लाभ यहाँ पे आया, यहाँ पे जो पहले फसलें हुआ करती थी, अगर देखा जाए यहाँ पे 300 हेक्टेयर खेती करीब करीब आज हो रही है। पहले जब हम लोगों ने यहाँ पे काम चालू किया तो 1800 से लेकर के 2000 करीब करीब देखा जाए, मतलब 1800 बीघा करीब करीब यहाँ टोटल खेती है। उसमें मात्र 800-900 बीघा खेती यहाँ हुआ करती थी। आज यहाँ पे करीब करीब 1500-1600 मतलब बीघा यहाँ पे खेती हो रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कार्य हुआ, आप देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे काम चालू किया तो यहाँ धान की फसल नहीं हुआ करती थी और धान में भी फसल होती थी तो वो जो क्रांति जो मतलब देसी वैरायटी थी, मोटे दाने वाली थी, जिसकी बाज़ार में कीमत बहुत कम मिलती थी। आज यहाँ का 20% एरिया जो है वो धान की फसल कर रहा है और वो वैरायटी कर रहा है, सुगंधित वैरायटी कर रहा है यहाँ पे। और इसका एक वास्तविक एक अच्छा प्रभाव पूरे गांव पर देखा जा रहा है और आज हमारा किसान यहाँ का सुखी है, समृद्ध है। तो डॉक्टर एस.के. सिंह साहब हैं, मृदा के संबंध में बताएंगे कि खेत के मृदा में पोषक तत्व के लिए किसानों को क्या करना चाहिए। धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे जो है अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 17 पोषक तत्वों को जो लेते हैं, ये मिट्टी में ही होती है। तो मिट्टी में है या नहीं, इसके लिए जो सबसे किसान भाइयों आपको चाहिए कि मृदा परीक्षण जरूर करावें। मृदा परीक्षण कराने के उपरांत ही आप जो है कोई भी जो है फसल लगावें। कोई भी फसल लगाने से पहले आपको एक चीज़ और देखना चाहिए कि जो फसल लगा रहे हैं उसके लिए जो खाद या उर्वरक जो होता है उस सही चुनाव करने की, कौन सा हम उर्वरक जो है इसमें डालें। जैसे कहा जाए कि आपको 4 संख्या में 4 का जो है प्रयोग करना चाहिए। 4 से मतलब है कि पहले से मतलब है कि आप जो फसल लगा रहे हैं उस फसल के लिए कौन सा उर्वरक होना चाहिए, उस उर्वरक का चुनाव कर लेना चाहिए। जैसे आप दलहनी फसल लगाने जा रहे हैं तो आप जो फास्फोरस डालेंगे तो सल्फरधारी फास्फोरसधारी उर्वरक का जो है प्रयोग करेंगे। जैसे दलहनी फसल है, चना है, आपका जो है सरसों है, इसमें आप सल्फर वाली जो है उर्वरक डालेंगे। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, इनका प्रयोग करेंगे। यदि अदलहनी फसल है तो उसमें आप जो है NPK या DAP इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले से मतलब है कि सही खाद का जो है या सही उर्वरक का जो है चुनाव करें। दूसरे से मतलब है कि सही मात्रा, जो भी फसल लगावें जो उसमें जो अनुशंसित मात्रा हो कि इतने मात्रा में हमको देना है, जो भी आपको सॉइल हेल्थ कार्ड में मिट्टी परीक्षण के उपरांत वैज्ञानिक बताया है, उस अनुसार जो है सही मात्रा में आपको उर्वरक की मात्रा डालना चाहिए। तीसरे से मतलब है कि आप सही समय पे, समय भी मतलब कि बहुत इसमें महत्व रखता है कि यदि सही समय पर उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उसका जो है अच्छा फ़ायदा मिलता है, तो समय का भी ध्यान रखना चाहिए। चौथे से मतलब है कि खाद देने की सही विधि को भी अपनाना चाहिए। जैसे आप जो है उर्वरक गेहूं का फसल लगा, रबी फसल लगा रहे हैं, तो इसमें जो भी खाद दें तो उसको सही विधि से दें। जैसे आप DAP दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, पोटाश दे रहे हैं, तो इनको विधि क्या है कि आप खाद बीज मिला करके नहीं देंगे, आप जो है खाद अलग से डालेंगे या आप फसल मतलब क्या गया है उर्वरक यंत्र डालने वाला फर्टिलाइज़र कम सीड ड्रिल, आप उसमें एक बक्से में खाद डालेंगे, दूसरे बक्से में जो है बीज डालेंगे, तो अलग अलग जो है करके मतलब कि बोएंगे। या ये आपके पास सीड ड्रिल मतलब कि डबल बक्से वाला नहीं है तो आप जो है पहले उर्वरक को डालें, इसके बाद सीड ड्रिल से बीज की बुआई करें।
तो ये सही विधि की हुई। तो 400 को यदि मिलाकर करेंगे तो आपका उत्पादन जो है निश्चित ही मतलब कि अच्छा होगा। आगे बात आती है कि यदि इन 400 को मतलब कि हटाया जाए तो आप जो है उर्वरक जैसे खरीफ रबी फसल में देने जा रहे हैं, तो बात आती है संतुलित उर्वरक की। तो संतुलित उर्वरक में है कि जो भी आपका पोषक तत्व तो बताया जाता है मृदा पोषण के हिसाब से वो तो देंगे ही, इसके साथ जैविक उर्वरक और जैव उर्वरक इन दोनों का भी समावेश अवश्य करेंगे। क्योंकि जैविक उर्वरक और जैव उर्वरक जो है आप मिट्टी में डालेंगे तो जो रासायनिक खाद होता है इसकी जो है यूज इफिशियंसी या कहा जाए कि इसको जो है पौधे को लेने की शक्ति जो है बढ़ती है। तो इसको भी आपको अपनाना है, तो आप जैविक खाद और जैव उर्वरक का भी प्रयोग करेंगे। इसी के साथ किसान भाइयों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अब जो है रबी की फसल लगाने जाएंगे तो आप डीएपी के चक्कर में बहुत पड़ेंगे। तो भारत सरकार का एक जो है एक नया ही मतलब कि एक मुहिम छिड़ा हुआ है कि आप नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का प्रयोग करें, जिससे आपको जो है ज़्यादा जो है मारामारी नहीं करना पड़ेगा। डीएपी का मतलब कि मात्रा कम ही बाहर से मंगाना पड़ता है। तो हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र दतिया के पशुपालन वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रूपेश कुमार जी, वो जानकारी दें। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, निश्चित रूप से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि किसानों को यदि अपनी आमदनी बढ़ाना है तो उन्हें कृषि के साथ पशुपालन की तरफ जाना ही होगा। पशुपालन, चाहे हम गाय भैंस पालन की बात करें, बकरी पालन की बात करें, मुर्गी पालन की बात करें, कुछ ना कुछ हमें उससे ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिससे हमारी आमदनी बढ़ती है। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, अच्छी नस्ल का चयन करके, अच्छी नस्लों को लाके, अच्छा आवास प्रबंधन करके, अच्छे से अच्छा आहार प्रबंधन करके और प्रजनन प्रबंधन के द्वारा हम अपने किसानों को इस दूध उत्पादन के काम में आगे ले जा सकते हैं। अच्छी नस्ल में इंडिया की, भारत की हम बात करें तो साहिवाल और गिर अच्छी नस्ल की गायों की श्रेणी में आती हैं। और यदि भैंसों की बात करें तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो निश्चित रूप से भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है। अगर हम आहार प्रबंधन की बात करें तो निश्चित रूप से पशुओं को संतुलित मात्रा में आहार देना चाहिए। संतुलित मात्रा में आहार के साथ साथ पशुओं को बरस भर हरे चारे की व्यवस्था हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए। और ये व्यवस्था हमने अपने खरक गांव में करवाई भी है, किसान यहाँ कर भी रहे हैं। हमने नेपियर घास का यहाँ इंट्रोडक्शन कराया, जो कि बहुवर्षीय चारे की फसल है। हमने नेपियर घास की जो जड़ें हैं उसके ऊपर एक डेमोस्ट्रेशन इस गांव में भी डाला था और उस डेमोस्ट्रेशन के चलते किसानों ने यहाँ नेपियर घास लगाना शुरू किया। और अब जबकि पीक सीजन जब हमारे यहाँ दूध उत्पादन एकदम कम होना शुरू हो जाता है हरे चारे की कमी की वजह से, वो चीज़ अब होना बंद हुई है और हमारे यहाँ खरक गांव में दुधारू पशुओं को बरस भर हरे चारे की उपलब्धता रहती है। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे दुधारू पशुओं को बरस भर हरा चारा मिले, इसके लिए हमें फसल प्रणाली इस तरह से अपनाएं कि पशुओं को हरे चारे की कमी ना हो पाए। जहाँ तक आवास प्रबंधन का सवाल है, आवास प्रबंधन में भी पशुओं को यही बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि पशु स्ट्रेस की कंडीशन में, तनाव की कंडीशन में ना रहे, इसके लिए चाहे सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, एक उचित आवास प्रबंधन हम पशुओं को दें जिससे पशु तनाव मुक्त रहें। और निश्चित रूप से पशु जितने तनाव मुक्त रहेंगे उतना ही उनका उत्पादन आगे बढ़ेगा। सबसे खास बात है पशुओं के बीमारियों का प्रबंधन। इसके लिए मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि समय पर वो अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां होती हैं जैसे खुरपका मुंहपका की बीमारी है, गलघोंटू की बीमारी है और लंगड़ा बुखार की बीमारी है। ये संक्रामक बीमारियां एक जानवर से दूसरे पशुओं में फैलती है, तो इसे रोकने के लिए हम केवल इनका रोकथाम कर सकते हैं, इनका इलाज संभव नहीं है। तो रोकथाम के लिए हम समय पर बरसात से पहले अप्रैल मई जून के महीनों में इन तीनों ही बीमारियों का अपने पशुओं का उचित समय पर टीकाकरण करें। और पशुओं को टीकाकरण करने से पहले डीवर्मिंग अवश्य कराएं, यानी पेट के कीड़े मारने वाली दवा अवश्य खिलाएं। क्योंकि जहाँ तक पशुओं का सवाल है, हम ज़्यादातर उन्हें कच्चा आहार खिलाते हैं और कच्चे आहार में तमाम कीड़ों के अंडे रहते हैं जो पशुओं के शरीर में जाके कीड़े बनते हैं और उनके शरीर में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, जिससे पशुओं को न केवल शरीर से दुर्बलता आती है बल्कि दूध उत्पादन में भी उनके कमी आती है।
तो डीवर्मिंग के लिए किसी भी एक दवा से, चाहे एल्बेंडाजोल हो, फेनबेंडाजोल हो या इंजेक्शन के रूप में आइवरमेक्टिन हो, इन दवाओं का उपयोग करके हम पहले पशुओं को डीवर्मिंग कराएं और उसके बाद उनका टीकाकरण समय रहते कराएं। इसके साथ साथ अगर आहार प्रबंधन में थोड़ा सा और बताऊं तो हरे चारे के लिए जो वैकल्पिक चारे के स्रोत हैं जो कि हम किसानों को प्रदर्शन में भी बताते हैं, अपने प्रक्षेत्र ट्रायल में भी बताते हैं, एजोला उत्पादन हुआ या हाइड्रोपोनिक्स फॉडर चारा उत्पादन हुआ, इस तरह के वैकल्पिक चारों का उत्पादन करके भी हम पशुपालन को और सुदृढ़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन कर किसान अपने यहाँ अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय ले लेते हैं, आपका परिचय दें। हाँ साहब, मेरा नाम है बैजूपाल जी और तहसील दतिया, जिला भी दतिया, ग्राम खरग। सभी के लिए नमस्कार। राम राम, आपको भी राम राम। आप कुछ जानना चाहेंगे जो वैज्ञानिक हमारे आपके बीच में बैठे हैं, कुछ जानना चाहो? हाँ जानना चाहेंगे साहब, हमारे लिए बस बढ़िया पे तो बड़ी अच्छी रास्ता बता रहे हैं और बढ़िया बढ़िया नई नई उन्नति की खेती कर रहे हैं। हम नई नई उन्नति के लिए तैयारी है। गाय भैंसें भी पहले जो थी भैंसें और बदल गई, अब जो नई नई तरीके की गाय आई, भैंसें आई, नए नए तरीके के बीज देते हैं हमारे लिए। सभी बहुत अच्छी तरह से हमारा का काम चल रहा है। तो सभी लोग अब और आनंद में हो गए। 2001 से बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर और का नाम से पूरे तरीके आ गए हमारे लिए खेती की। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम जब हमने शुरुआत की तब अच्छा मौसम था, आसमान में बादल छा रहे थे, रिम रिम उस समय बरसात हो रही थी। पर चौपाल का कारवा जैसे जैसे आगे बढ़ा, जब वैज्ञानिकों ने अपनी राय जाहिर की, किसानों ने अपनी जिज्ञासा राय जाहिर की, तो धीरे धीरे बरसात बढ़ती गई। किसान भाइयों, मौसम कैसा ही हो, हमारे किसान भाई पीछे नहीं हटते। गर्मी का मौसम हो या बरसात का हो, ठंड के मौसम में तो हमारे किसान भाई कड़कती सर्दी में पानी सिंचाई करते हैं, अंधेरी रात में सिंचाई करते हैं। किसान भाइयों, कृषि उत्पादन ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता आज हमारे देश में, इसलिए तो किसानों को अन्नदाता कहते हैं। ये अन्नदाता किसान हमारे चौपाल में बैठे, आइए उनका परिचय जानते हैं और जानते हैं कि वो अपने खेत में कौन कौन सी फसल का उत्पादन लेते हैं। आपका परिचय दें। मैं भवानी सिंह हूँ और किसानी करता हूँ और किसानी में बढ़िया माने सारी चीज़ें रखता हूँ, मूंगफली रखता हूँ, धान भी रखता हूँ और बढ़िया अच्छी हिसाब से करता हूँ। और कृषि विभाग वाले सर बढ़िया हर महीने में मीटिंग लेते हैं और मीटिंग देते हैं, किसान लोगों को अच्छी समझाते हैं और सारी चीज़ें वहाँ से बाहर से आती हैं वे सबको देते हैं, किसानों को बहुत अच्छी देते हैं और बहुत अच्छे समझाते हैं और अच्छी तरीक़ा से देखा भाली करते हैं। किसान की मेड़ पर जाकर देखते हैं कि किसान हाँ ऐसा अब किया अच्छा, और अगर गलत करे तो किसान को समझाते हैं कि क्यों भाई ये गलत किया ऐसा, तो हम मान करते हैं। मैं रघुवीर सिंह यादव, ग्राम खरग का निवासी हूँ, जिला दतिया है मेरा नाम। और मैं कृषि कार्य में अच्छी तरह से खेती करता हूँ, बढ़िया उन्नतशील बीज, मेरे पास डेयरी भी है, डेयरी का भी मेरे यहाँ अच्छा उद्योग चल रहा है श्रीमान जी। और खेती में जो है अपने सब जो है हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के जो है हमारे डॉक्टर हैं सब लोग, उन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग उसी हिसाब से खेती करते हैं। आप बताएं अपना परिचय। मेरा नाम मुकेश बंसकार है, मैं ग्राम खरग का रहने वाला हूँ और मैं उन्नतशील किस्मों का चयन करके खेती करता हूँ। जो हमारे वैज्ञानिक लोग आए हैं वो नई नई तकनीकी से हमें बताते हैं कि इस प्रकार से आप खेती करो, इससे पैदावार अधिक होगी। आप अपना परिचय दें। राहुल यादव जी, खरग गांव में रहते हैं। मनु साफ सफाई रहती है हमारी, पशुपालन के लिए गंदगी नहीं फैलाते हैं और खेती बाड़ी में तरक्की बदल रहे हैं। ये लिए कौन कौन सी फसलों को बोई आपने? सोयाबीन है, मूंग है, उड़दा है, मूंगफली है। कछु आप साफ सफाई के बारे में बताओ सरपंच है। सीताराम अहरवाल बोल रहा हूँ, ग्राम खरग, जिला दतिया, पोस्ट उदगावा, ग्राम पंचायत गरेरा, खरग का रहने वाला। आप सभी से निवेदन है कि हमारी हर बात पे मेहनत कर रहे हैं आप, हर महीने में आ रहा है, आप देख रेख कर रहे हैं, बढ़िया फसल हो रही है हमारी, बढ़िया साफ सफाई चल रही, बढ़िया कौन परेशानी नहीं है, बढ़िया खेती हो रही
उड़दा मूंग तिली आप सरपंच भी हैं गांव में, साफ सफाई का है, कोई गाड़ी वाड़ी इत्यादि कचरा का कोई आपने व्यवस्थित किया व्यवस्था किया, सब साफ सफाई करी, व्यवस्था की, सुपा से हमने कचरा हटाया, माटी गिरवाई था, गड्ढे हथे था, माटी गिरवाई, सब परेशानी दूर करी। इस स्थल पर गांव में आई तब जय घोष के साथ एक किसान हमें मिले, आइए उनसे जानते हैं खेती बाड़ी के बारे में। खेती बाड़ी मूंगफली करें साहब, तिली करें थोड़ी बहुत, उड़दा करें, टमाटर लगाएं, गोभी लगाएं। तो आप तो इतनी बढ़िया खेती करते हैं, आप 5-6 फसलों को लेते हैं, ये तो नगद आय देने वाली हैं। डॉक्टर साहब आप बताएं कि अतिवृष्टि से इनकी फसल को नुकसान पहुंचा है, तो अब आगे ये क्या करें? अब आगे रबी में जो है तैयारी, जो रबी की फसलें आगे आने वाली हैं उसकी समय से बोनी कर लेंगे। अब समय से, क्योंकि आप ये फसलों को लेने के चक्कर में लेट हो जाते हैं तो उसकी पैदावार डाउन होती है जा करके। अब समय से बोनी करेंगे, अगर समय से बोनी करते हैं तो निश्चित रूप से पैदावार ज़्यादा आती है। तो उसकी तैयारी, जैसे खेत खुलता है उसके बाद जो भी आपके फसलें बोनी हैं उसको समय से बोएं तो आपको फ़ायदा, इधर का जो कोई नुकसान हुआ है उधर कवर होगा जा करके। तो किसान भाइयों, खरक गांव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में कितने सारे सफल किसानों से हम मिले, उन्होंने अपने विचार बताए। साथ में जो कृषि विज्ञान केंद्र दतिया के जो वैज्ञानिक लोग हमारे बीच में आए और चौपाल कार्यक्रम में किसानों को जो जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी थी, इससे किसानों को बहुत लाभ मिला। किसान भाइयों, अगली चौपाल में एक ऐसे ही नए गाँव में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।